औरतें भाई साइको होती हैं, बिना रीजन के एक दूसरे से चढ़ती हैं। आदमी का कोई दुश्मन हो तो आप देख लेना उसकी कोई बैक स्टोरी होगी, किसी रीजन की वजह से एक आदमी दूसरे आदमी से चढ़ता है। औरत के सामने से रैंडम लड़की निकल जाए बढ़िया कपड़े पहन के, तो उतनी है नहीं जितनी समझ रही है अपने आप को। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैंने रिसेंटली बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है, देखा है कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ऑफिस में फीमेल बॉस और एम्प्लॉय के बीच, घर पे सास बहू के बीच, बड़ी छोटी डॉटर्स इन लॉ के बीच, जब भी किसी दो औरतों के बीच में फाइट होती है तो सब लोग सबसे पहले यही बोलने आ जाते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जैसे कि एक औरत की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी जब तक एक दूसरी औरत ने आके उसकी लाइफ को खराब ना कर दिया हो। और ये एक डिस्कशन डिजर्व करता है क्योंकि हमने मिलके कभी ये नहीं बोला कि एक आदमी ही आदमी का दुश्मन होता है। तो एज अ सोसाइटी हमने मिलके ये कैसे डिसाइड किया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है? और अगर ये सच है तो इस दुश्मनी का फायदा किसको हो रहा है? हेलो, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं लोग क्या कहेंगे। क्या हम सच में एक दूसरे की दुश्मन हैं, या हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां पर हम एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है जिससे कि हम मिलके सिस्टम पे सवाल ना उठा पाएं? सुनने में मूवी जैसा साउंड करता है, लेकिन आई हैव प्रूफ, सो लेट्स गेट इनटू इट। आज हम 5 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला, ये नैरेटिव आया कहां से, सोसाइटी ने ये कब और क्यों डिसाइड किया। दूसरा, पेट्रियार्कल बार्गेन, यानी कि पितृसत्ता से, पेट्रियार्की से एक समझौता। तीसरा, मडोना होर कॉम्प्लेक्स, यानी कि अच्छी औरत और बुरी औरत, कैसे ये सोसाइटी औरतों को सिर्फ इन 2 कैटेगरीज में देख पाती है। चौथा, सास बहू का रिश्ता। हम देखेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, NFHS 5 ने और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिस्ट्स ने इस रिश्ते के बारे में अपने रिसर्चेस में क्या लिखा है। पांचवा और आखिरी, आदमी कहाँ होते हैं इस लड़ाई में, वो मोस्टली चुप क्यों रहते हैं और इस चुप्पी का उन पर और उन औरतों पर क्या असर पड़ता है। बचपन से आपने जो मूवीज देखी होंगी, हिंदी फिल्म्स, उसमें आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। अक्सर विलन कौन होता है मूवीज में? ललिता पवार, जालिम सास, बिंदु, चुड़ैल जैसी सौतन। सास बहू के रिश्ते पे तो पूरी इंडस्ट्री है, क्योंकि सास कभी बहू थी, कहानी घर घर की, साथ निभाना साथिया। हर सीरियल में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है कि एक औरत साजिश कर रही है और दूसरी औरत उसका शिकार हो रही है। रिसर्चर वीना वेणुगोपाल, जिन्होंने अपनी बुक द मदर इन लॉ, द अदर वुमन इन योर मैरिज, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट की है इसमें। जो बहुएं इन शोज को सबसे ज्यादा देखती थीं, वही बहुएं थीं जो अपनी रियल लाइफ में अपनी सास से खुश नहीं थीं। यानी इन शोज ने उनको ये तसल्ली दी कि तुम अकेली नहीं हो, सब सास ऐसी होती हैं। लेकिन इन शोज ने इंडिया में एक और बहुत बड़ी चीज की, उन्होंने इस नैरेटिव को पक्का कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता बहुत ही नेचुरली ही बहुत खराब होता है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और ये नैरेटिव सिर्फ टीवी तक नहीं रुका, ये नैरेटिव हमारे पुलिस स्टेशंस में है, कोर्ट्स में है। 2020 में ऑलमोस्ट 24,000 औरतें अरेस्ट हुई थी सेक्शन 498A के अंदर। वहीं पर ऑलमोस्ट 97,000 आदमी अरेस्ट हुए थे, यानी करीबन 20% 498A अरेस्टीज औरतें थी। फॉर कंपैरिजन, बाकी के IPC सेक्शंस में औरतें सिर्फ 5% हैं। मतलब धारा 498A के अंदर 4 गुना ज्यादा औरतें अरेस्ट होती हैं किसी भी और IPC धारा के मुकाबले। और यही नैरेटिव एकेडमिक रिसर्च में भी है। जैसे गीतांजलि गांगुली और मार्टिन रू का 2013 का पेपर, जो जर्नल ऑफ इंटरनेशनल वुमेन स्टडीज में छपा था, जिसका नाम था वायलेंस बिटवीन फीमेल इन लॉज इन इंडिया। रिसर्च में ये सामने आया कि घर में होने वाले हिंसा के केसेस में सास को अक्सर कानूनी रूप से जिम्मेदार माना गया है। यानी सिर्फ पति ही नहीं बल्कि सास भी अपराध में शामिल पाई गई है। इस रिसर्च का कहना है कि ये एक ऐसी सोच का नतीजा है जिसमें हम बेटा पैदा करने को बहुत जरूरी मानते हैं
और यही सोच घर के हर एक रिलेशनशिप को कंट्रोल करती है, हर एक रिश्ते को कंट्रोल करती है, और एक बेटी को परिवार में सबसे कम जरूरी समझा जाता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर वही लड़की बड़ी होकर शादी कर कर एक बेटे को पैदा करती है तो उसे अपने घर में इज्जत और ताकत मिल जाती है। बेटी की माँ बनने से ये इज्जत ताकत नहीं मिलती। यानी एक औरत को अपने घर में जगह बनाने के लिए, इज्जत पाने के लिए एक बेटे की जरूरत पड़ती है। लड़कियों को जन्म से पहले या बाद में मार देने के मामलों में कुछ लोगों का कहना है कि औरतें खुद को बचाने के लिए ऐसा करती हैं, क्योंकि भारत में जो औरत बेटे को जन्म देती है उसे घर में इज्जत मिलती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन जो औरत सिर्फ बेटियों को जन्म देती है उसके साथ अक्सर बुरा बर्ताव किया जाता है। तो अगर एक औरत को उसकी पूरी जिंदगी की कीमत, उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा, पहचान सिर्फ तब मिलती है जब वो एक बेटे को पैदा करती है, जब वो एक बेटे की माँ बनती है और बेटे पे कंट्रोल रखती है, तो सोचो क्या होगा अगर उस बेटे की जिंदगी में एक दूसरा इंसान आए। इन दिस सिचुएशन एक बहू आए, वो बहू ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाती है उस सास की। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो नेचुरली एक दुश्मन है या उसे सिर्फ एक दुश्मन बनाया गया है। 1988 में एक टर्किश ब्रिटिश रिसर्चर थी, डेनीज कांदियोती। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रोफेसर थी। उन्होंने एक पेपर लिखा, बार्गेनिंग विद पेट्रियार्की, जो जेंडर एंड सोसाइटी जर्नल में छपा था। आज इस पेपर को 2500 से ज्यादा बार साइट किया गया है। सोशियोलॉजी के अंदर, जेंडर स्टडीज के अंदर ये पेपर एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बन चुका है। कांदियोती ने कहा, औरतें पेट्रियार्की का विरोध नहीं करती बल्कि उसका सपोर्ट करती हैं, ये कहना गलत है। औरतें असल में रणनीति बनाती हैं, स्ट्रैटेजाइज करती हैं। वो एक ऐसे सिस्टम में जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं जिसमें उनके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। और हर समाज में, हर संस्कृति में, हर कल्चर में पेट्रियार्की के, पितृसत्ता के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो औरतें उन रूल्स के अंदर, उन नियमों के अंदर अपनी सुरक्षा और अपनी स्वतंत्रता, अपनी इज्जत सबसे ज्यादा कैसे बना के रखें, ये करने की कोशिश करती हैं। और उन्होंने इसे नाम दिया पेट्रियार्कल बार्गेन, यानी पेट्रियार्की पितृसत्ता के साथ एक सौदा, एक कॉम्प्रोमाइज। साउथ एशिया में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट में कांदियोती ने इस सिस्टम को बुलाया है क्लासिक पेट्रियार्की। क्लासिक पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता में क्या होता है? एक यंग लड़की, इंडिया में बहुत बार छोटी बच्चियां नई नई शादी करके अपने नए घर में जाती हैं। वो उस घर में अक्सर सबसे छोटी होती हैं। सास, ससुर, जेठ, जेठानी सब उसके ऊपर होते हैं। ऊपर कैसे? ना ही कोई ज्यादा समझदार या जिम्मेदार, ना तो ज्यादा ताकतवर, बस दर्जे में उस लड़की से ऊपर। और लड़कियों को हमेशा से ये सीख दी जाती है कि बड़ों की इज्जत करो, मतलब उनके किसी भी कहे को मना मत करो, त्याग करो, सैक्रिफाइस करो, मतलब अपने लिए कभी आवाज मत उठाओ। ये सब करो जब बाकी का परिवार ये तय करता है कि तुमको क्या पहनना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किसको फोन कर सकती हो, किससे मिल सकती हो। ये एक रिश्ता नहीं है, ये एक कैद बन जाता है। ये लड़कियों के लिए एक केज बन जाता है। और इस कैद से निकलने का एक ही सोल्यूशन बचता है उसके पास, बेटे की माँ बनना। एक दिन वो बेटे को जन्म देगी, एक दिन वो बेटे की माँ बनेगी, फिर एक दिन आएगा जब वो सास बनेगी और तब उसकी जगह, उसकी पोजीशन बदलेगी, तब उसे आवाज मिलेगी, तब उसे कंट्रोल मिलेगा। किस पे कंट्रोल मिलेगा? परिवार पे, बहू पे? नहीं। कोई भी औरत बचपन से ये नहीं सोचती कि मैं बड़े होके सास बनूंगी और एक बहू को कंट्रोल करूंगी। ज्यादातर औरतें खुद पर अधिकार पाने के लिए इस जगह पर आने की उम्मीद रखती हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल जितना भी उन्हें मिल सके। सोचिए, अपनी ही जिंदगी पर उनका कभी कंट्रोल नहीं होता और उस कंट्रोल को पाने के लिए वो हर रोज खुद को ये समझाती हैं कि एक दिन मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कब? जब वो 50 साल की हो जाएंगी। और सोचो, 50 साल का इंतजार। और जब वो बहू घर में आती है तो उस 50 साल की औरत के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, मुझे याद है मेरे साथ क्या किया गया था,
मैं अपनी बहू के साथ वैसा नहीं करूंगी, मैं इस साइकिल को तोड़ दूंगी। दूसरा रास्ता, मैंने बहुत सहा था, इस लड़की को भी सहना पड़ेगा, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, बहुओं की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, और फिर कुछ साल बाद इसका भी बेटा होगा, इसका भी टाइम आएगा। दूसरे रास्ते को चुनना, इसी को पेट्रियार्कल बार्गेन कहते हैं। सोशोलॉजिस्ट लीसा वेड ने इस कॉन्सेप्ट को और सफाई से समझाया। उन्होंने कहा, पेट्रियार्कल बार्गेन एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है, यानी एक व्यक्तिगत रणनीति, जिससे वो औरत उस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाती है जिसने उसे दबा के रखा था। लेकिन वो सिस्टम को तोड़ती नहीं है, वो सिस्टम के अंदर ही अपना काम निकालने का तरीका ढूंढती है। पर वो पहला रास्ता क्यों नहीं चुनती? क्योंकि अगर वो पहला रास्ता चुनेगी तो उसका खुद का 50 साल का सफरिंग, सारे कष्ट बेकार लगने लगेंगे, उनका सैक्रिफाइस, उनका त्याग बेमतलब लगने लगेगा। इस सच्चाई का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किसी भी इंसान के लिए ये मान लेना कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर बनी है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आसान क्या है? आसान है ये मान लेना कि हाँ, मैंने जो सहा था वो जरूरी था और इस लड़की को भी ये करना पड़ेगा इस परिवार के लिए। रिसर्च में इस चीज का नाम है इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी, यानी जब एक औरत खुद अपने अंदर वही सेक्सिज्म उतार लेती है जो उस पर थोपा गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिस्ट्स मैरी क्लेयर रॉपिटेल और इशिता चैटर्जी ने 2013 में NFHS 3 के डेटा का एनालिसिस किया। उन्होंने पाया बहुओं की बेटा करने की इच्छा, बेटा पैदा करने की प्रेफरेंस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड होती है उनकी सास से। यानी सास डांट के नहीं सिखाती है कि इस घर में बेटा होना चाहिए। मेरे संग का चल रहे हैं, चल घर वालों को बुलाओ, चल चल देखो अल्ट्रासाउंड रूम में, आइए आइए आइए। दुखी हो गई? हाँ, दुखी तो खैर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन सुनिए, लीजिए बच्चा लीजिए अपना, लीजिए। बुआ तुम ऐसे कतली बात ना करो, दुखी क्यों हो रही हो? मतलब हमारे भतीजी हम समझ रहे हैं बात तुम्हारी, टेंशन नहीं लो। देखो अब जो अंदर है वही बाहर निकलेगा, है ना? वो अपनी पूरी प्रेजेंस से, अपनी उम्मीदों से, अपनी बातों से ये मैसेज देती है कि इस घर में बेटा होना चाहिए, और वो बहू इस मैसेज को इंटरनलाइज कर लेती है। तो समझो कितना डीप जाता है ये सिस्टम। हम बस ये नहीं कह रहे हैं कि सास बहू में झगड़े होते हैं क्योंकि सास बुरी होती है। अगर उसने ये सब खुद देखा है, सहा है, तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की जो उसके घर में बहू बन के आई है, उसको उसे अपने हिसाब से जिंदगी जीने देना चाहिए। लग रहा था अम्मा कहेंगी नहीं नहीं अच्छा है, और एक हम जो रहता है माँ बनने का कितना सुख रहता है, सुकून रहता है, वो नहीं सुनना चाह रहे थे। वो तो ऐसा जैसे कांच के पास आप माने मुंह चलाते रहो, दूसरी तरफ से आगे किसी को नहीं सुनना, नहीं सुनना। लेकिन ये सोसाइटी ऐसी बनाई गई है, एक औरत दूसरी औरत को, अगले जनरेशन की लड़की को वही सब सिखाना चाहती है जो उसे सिखाया गया था। और इस पूरी प्रोसेस में पितृसत्ता, पेट्रियार्की इनविजिबल हो जाती है, गायब हो जाती है। क्योंकि जब दो औरतें लड़ रही हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि वो एक दूसरे की दुश्मन है, आदमी तो बीच में पिस रहा है। मर्द बच गया, सिस्टम बच गया, और दोनों औरतें एक दूसरे से नाराज हैं, एक दूसरे को कोस रही हैं। वही दो औरतें जो इस रिश्ते में एक आदमी की वजह से हैं। यही है पेट्रियार्कल बार्गेन का असर। ये औरतों को आपस में लड़ाता है ताकि वो सिस्टम पे सवाल ना उठाए। कभी सोचा है कि लड़कियों को बाहर अपनी मर्जी से घूमने क्यों नहीं देते? औरतों को बिना आदमी के बाहर क्यों नहीं जाने देते? किटी पार्टीज का इतना मजाक क्यों उड़ाया जाता है? खाना खाने के टाइम पर औरत का घर में होना, गरम गरम खाना परोसना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके पास बाहर जाने का टाइम ही नहीं होता? क्योंकि पेट्रियार्की का सिस्टम ये नहीं चाहता कि औरतें कभी भी मिलें, दोस्ती करें, गहरी दोस्ती करें। इससे उनको कंट्रोल करना आसान होता है। अगर औरतें एक दूसरे की दोस्त बन जाएंगी तो वो मिलके इस सिस्टम पर सवाल उठाएंगी। वो पूछेंगी कि बेटी की शादी से ज्यादा उसकी पढ़ाई पे क्यों नहीं खर्च किया जा रहा? शादी के बाद बेटी हमारे घर पे क्यों नहीं रह सकती? बेटा होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब तक एक बेटा नहीं हो जाता मैं बच्चे पैदा क्यों करती रहूं? औरतें घर अकेले क्यों संभाल रही हैं?
शादी के बाद मम्मी को डिपेंडेंट बना के क्यों रखा, उनको जॉब करने में सपोर्ट क्यों नहीं किया गया। और जो ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल नहीं कर रहे हैं और बस ये सब होता हुआ देख रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। वो एक आदमी भी हो सकता है और एक औरत भी हो सकती है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करूंगी जो साइकोलॉजी और फेमिनिज्म दोनों में बहुत ही डीपली स्टडीड है। इसका नाम है मडोना होर कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक औरत का या तो अच्छी औरत या बुरी औरत होना। ये नाम सिगमंड फ्रूड ने दिया था, लेकिन उसके बाद फेमिनिस्ट रिसर्चर्स जैसे नेओमी वुल्फ, ऑर्ली बैरकेट, रोटम कैलों, इन्होंने इसे एक्सपैंड किया। 2018 में जो पेपर सेक्स रोल्स जर्नल में छपा गया था, उसमें डेटा के साथ दिखाया गया है कि एक अच्छी औरत और एक बुरी औरत की सोच, मैडोना होर कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा पेट्रियार्की से कैसे जुड़ी है। तो इसका मतलब क्या है? सोसाइटी औरतों को सिर्फ 2 कैटेगरीज में देखती है। मैडोना, अच्छी औरत, यानी पवित्र, सुंदर, प्योर, देवी जैसी, जो सेवा करती है, चुप रहती है, सैक्रिफाइस करती है। सती सावित्री, पतिव्रता, संस्कारी बहू। और होर, बुरी औरत, जो अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हो, जो रात को बाहर जाना चाहती हो, जो शादी नहीं, पढ़ाई या बस अपने लिए नौकरी करना चाहती हो, जो सवाल करती है, जो अपना हक मांगती हो, जो बेशरम, चालू, मॉडर्न हो, जो सेक्स एंजॉय करती हो। इन दोनों के बीच में होने की औरतों के पास कोई जगह नहीं है। औरतों का हर डिसीजन ये तय करता है कि या तो वो अच्छी औरत है या फिर एक बुरी औरत है, ना कि वो बस एक इंसान है जिसकी अपनी खुद की सोच है, अपनी खुद की इच्छाएं हैं। इसलिए उसके हर एक एक्शन को कंट्रोल करके उसे हमेशा अच्छी औरत बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसकी माँ को, और शादी के बाद उसकी सास को। वरना माँ या सास से सवाल पूछे जाएंगे कि तुम अपने घर को सही से नहीं चला पा रही हो। और ये सोच पेट्रियार्की, पितृसत्ता को कैसे मजबूत करती है। जो मर्द औरत को सिर्फ मडोना या होर, अच्छी या बुरी औरत में देख पाता है, रिसर्च के हिसाब से वो और भी कई कॉमन सोच रखता है। उसके लिए समाज में कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे। वो इंसानों को बराबर नहीं देखता, मिसोजिनी, औरतों के लिए नफरत रखता है। वो ये भी सोचता है कि मर्दों के लिए और औरतों के लिए इस सोसाइटी में अलग अलग नियम होने चाहिए। पहले के टाइम पे रहते थे वैसे ही रहना, जैसे ये पूरा सूट सलवार रहना, मतलब तुम संस्कृति के हिसाब से हो, पैंट शर्ट पहने हो तुम। ये तो आज का ये है, संस्कृति के हिसाब से ही चल रहा है। संस्कृति के हिसाब से तो धोती कुर्ते में होना चाहिए। जमाना हल्का मॉडल है, ये नहीं क्या हम ज्यादा मॉडल है। हम पैंट शर्ट तो ये कुर्ते के हिसाब से ही है। ये तो लड़की पहने सूट सलवार संस्कृति के हिसाब से, तुम पहनो पैंट शर्ट। दोगलापन नहीं लग रहा है थोड़ा? नहीं है, ये कहाँ से दोगलापन है? पूरे कपड़े पहनना है, कोई दोगलापन नहीं। नहीं है, लड़कों का पूरे कपड़े में ही रहेंगे। अगर आधी पैंट भी पहन लेंगे तब भी समाज को कोई दिक्कत नहीं है। और रिसर्च में ये भी पता चलता है कि ऐसी सोच रखने वाले आदमी अपनी खुद की शादियों में खुश नहीं होते। लेकिन ये सिर्फ मर्दों की प्रॉब्लम नहीं है, औरतें भी धीरे धीरे इस सोच को अपने अंदर उतार लेती हैं। ऐसा ही होना चाहिए, ये बार बार दोहराती रहती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि क्या ज्यादा जरूरी है। और किसने बोला क्या जरूरी है? मेरी माँ ने बोला कि घर ज्यादा जरूरी है। उसे उसकी माँ ने बोला घर जरूरी है। आपको नहीं पता था? NFHS 5 का डेटा देखें तो 45% इंडियन औरतें ये बिलीव करती हैं, ये विश्वास रखती हैं कि कुछ सिचुएशंस में आदमियों का अपनी बीवी पर हाथ उठाना ठीक है। कब? अगर बीवी बिना बताए बाहर गई हो, अगर बीवी हस्बैंड से बहस करती हो, अगर बीवी ससुराल वालों से बहस करती हो, अगर बीवी खाना जला दे। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर ये नंबर 80% तक जाता है। यानी 100 में से 80 औरतें बिलीव करती हैं कि आदमी का अपनी औरत पर हाथ उठाना ठीक है। ये औरतें पेट्रियार्कल बार्गेन का नतीजा है। इन्होंने एक ऐसे सिस्टम को अपने अंदर बैठा लिया है जिसमें अच्छी औरत वो है जो नियम का पालन करती है और बुरी औरत वो है जो सोसाइटी के नियम को तोड़ती है।
अनुकृति एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने 2018 में एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने स्टडी किया था इंडिया की गांव की औरतों को जो अपनी सास के साथ रहती हैं और उनका सोशल नेटवर्क कैसा होता है। सिर्फ 14% शादीशुदा औरतें डॉक्टर के पास अकेली जा सकती थी। सिर्फ 12% औरतें अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों के घर अकेली जा सकती थी अपने खुद के गांव में। अपने खुद के गांव में। और इस रोग की जड़ कौन है? हस्बैंड भी, ससुर भी, लेकिन मोस्टली एक सास, एक बहू जो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हो, जो दुपट्टा ठीक से पहनती हो, जो अपने पति के पीछे ही रहे, वो अच्छी बहू है। उसे घर वालों का प्यार मिलेगा, उसे सोसाइटी की तारीफें मिलेंगी। हम अपनी बेटियों को भी यही सब सिखाते हैं। और एक बहू जो ये सब नहीं करती हो, उसे नहीं पसंद। सुबह अपने लिए उठती हो, अपनी जॉब करती हो या नहीं करती हो, अपने मन के कपड़े पहनती हो, जो जरूरत आने पर दूसरों से ऊंची आवाज में बात करती हो, अपना हक मांगती हो, वो बुरी औरत बन जाती है। वो बिगड़ गई है, वो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गई। अनुकृति की रिसर्च ने दिखाया कि अगर सास फैमिली प्लानिंग को अप्रूव नहीं करती, अगर वो और बच्चे चाहती है और बेटे चाहती है, तो बहू का सोशल नेटवर्क अपने आप छोटा हो जाता है। बहू की आने जाने की आजादी कम हो जाती है। लेकिन रुको, यही सास खुद भी इस स्टेज से गुजर चुकी है। कुछ साल पहले जब वो बहू थी, उसकी भी फ्रीडम ले ली गई थी, आजादी ले ली गई थी। उसकी दुनिया भी इतनी ही छोटी बना दी गई थी। तो जो सिस्टम 30 साल पहले इस औरत के ऊपर थोपा गया था, अब वो उस सिस्टम की पहरेदार बन गई है। जब एक सास को, जिसने इतने साल एक अच्छी औरत बनने में निकाले हैं, अपने घर में एक बुरी औरत जैसी बहू दिखती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे कंट्रोल करने की, उसे ठीक करने की, एक अच्छी औरत बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले लेती है अपने सर पे। क्योंकि जब एक औरत एक लड़की की सास बनती है, जो मोस्टली घर के पेट्रियार्कल सिस्टम के हिसाब से घर की सबसे बड़ी औरत होती है, सबसे ताकतवर आदमी की बीवी या माँ होती है, उससे सिर्फ अपने ही ऊपर नहीं, अपने से नीचे दर्जे की लड़कियों पे कंट्रोल दिया जाता है कि अगर घर में किसी भी लड़की ने एक बुरी औरत जैसा बिहेव किया, तो उस घर की सबसे बड़ी माँ, सास, उस घर की सबसे बड़ी औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। और यही है पेट्रियार्कल बार्गेन का विजिबल फॉर्म। एक और बहुत अच्छा रिसर्च आया था 2024 में, बिहेवियरल हेल्थ न्यूज में। टाइटल था द सन बिलोंग्स टू हिज मदर। इस पेपर में साउथ एशियन डॉटर इन लॉज, बहुओं के मेंटल हेल्थ का एनालिसिस किया गया था। Mothers may form emotionally dependent relationships with their sons, especially if they were denied power or respect in their own marriages. यानी अगर सास की अपनी शादी में उसे ताकत और इज्जत नहीं मिली, तो वो अपने बेटे पे इमोशनली डिपेंड हो जाती है। और जब कोई बहू आती है, तो इस औरत, इस सास को थ्रेटेंड महसूस होता है, वो अकेली पड़ जाती है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ घर के काम में बिजी थी, बच्चे पालने में बिजी थी। उसके पास अपने इमोशंस बांटने के लिए सहेलियां नहीं होती। तो इसका सल्यूशन क्या है? सास को ब्लेम करना, बहू को ब्लेम करना? नहीं। इसका सल्यूशन है सवाल पूछना कि ये सास यहाँ तक क्यों पहुंची? क्या इसकी अपनी शादी में इसका हस्बैंड रिस्पेक्टफुल था, इज्जत करता था? क्या इसके सास ससुर ने इसे प्यार दिया था? क्या इसने कभी अपने सपने परस्यू किए थे? क्या इसकी अपनी कोई पहचान थी बेटे की माँ होने के अलावा? और अगर नहीं, तो ये सब किसने छीना उससे? बहू ने? नहीं, सिस्टम ने, पेट्रियार्की ने। और अब वही सिस्टम सास के थ्रू बहू पर थोपा जाना है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी सास बहू लड़ाई कर रही होती हैं, तो लोग कहते हैं देखो ये दो औरतें लड़ रही हैं और आदमी बीच में पिस रहा है, जैसे वो अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन वो बस अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो दो औरतें हैं जिन पर एक ही सिस्टम ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रेशर डाला हुआ था, और अब वही प्रेशर को एक दूसरे पे रिलीज कर रही है। और यहीं पर आता है एक और कॉन्सेप्ट,
नेविगेटिंग पेट्रियार्की वर्सेस डिसमेंटलिंग पेट्रियार्की। नेविगेटिंग मतलब सिस्टम जैसा है वैसा है, मैं उस सिस्टम के अंदर अपना जुगाड़ निकालूंगी, मैं सक्सेसफुल बनूंगी लेकिन सिस्टम को तोड़े बिना। और डिसमेंटलिंग मतलब सिस्टम खुद गलत है, मुझे सिस्टम को ही तोड़ना पड़ेगा जिससे बाकी की सारी औरतें फ्री हो सके। और सास बहू के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही रेलेवेंट है। अगर कोई बहू ये सोचती है कि मैं अपनी सास से लड़के अपने पति को अपने साइड पे कर लूंगी तब मैं अपने घर में अपनी मर्जी चलाऊंगी, तो ये नेविगेटिंग है। और इसमें गलत कुछ नहीं है, सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सर्वाइव करना, अकेले बच निकलना काफी नहीं है। औरतों के लिए एकता बहुत जरूरी है, सिर्फ अपनी ही नहीं, हर क्लास, हर कास्ट, हर उम्र की औरतों के बीच। एक बहुत ही जरूरी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं आपको। 1971 के वॉर की 30th एनिवर्सरी पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की फेमिनिस्ट्स एक साथ आई। On the 25th of March 2001, that was 30 years after Pakistan Army invaded Bangladesh, this is a South Asian Feminist Conference, okay? And for 4 days we are discussing this or that or the other. This is the last day. It's designed to coincide with that 30 years. The sessions are going to be on militarization, nation state and all the rest of it. In the morning we would assemble at a common space upstairs and open space. So we all assemble over there. Puts on Nayara News, Faiz, हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद. And then there's that line which says खून के धब्बे मिटेंगे कितनी बरसातों के बाद. And I find myself standing with Amina on one side and Nazish Utaullah on the other side. Both their fathers were in the army in 1971. Okay. Now they're all weeping. She's weeping. That one is weeping because it's a recovery of that 71 war and all the horror of that war and whatever. And so it's an incredible moment. And at the end of that, when we've all wept and done, whatever it is, she says, we demand an apology from the Pakistan Army for the atrocities that they did against the women of Bangladesh. And this entire conference ratifies it, and that's the resolution that we pass. And for me, that is the spirit of South Asian feminist resistance and South Asian feminist solidarity. उन्होंने वॉर क्राइम्स जिसमें हजारों औरतों का रेप हुआ था उनके लिए अपॉलॉजी डिमांड की, माफी डिमांड की। ये थी असली सॉलिडारिटी, एकता। पेट्रियार्की ने उनके देशों को अलग किया था, लेकिन औरतों की कहानियों ने उन्हें एक कर दिया। तो अगर हमें औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये वाला नैरेटिव तोड़ना है, तो हमें नेविगेटिंग से डिसमेंटलिंग तक जाना होगा। बस अपनी अपनी लड़कियों को बचाना काफी नहीं है, हमें हर एक लड़की को सपोर्ट करना होगा जो इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रही है। इन लड़ाइयों में आदमी कहाँ होते हैं? बेटा, पति, ससुर, देवर, जेठ, ये सब कहाँ होते हैं? अक्सर ये दूसरे कमरे में होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या ऑफिस चले गए होते हैं। और सबसे कॉमन वो कहते हैं, यार मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ूंगा, तुम अपने आप में सेटल कर लो। ये चुप्पी, ये साइलेंस, अवॉइडेंस, नॉन इन्वॉल्वमेंट, ये सिर्फ कायरता नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और सोशल फिनोमेना है। फैमिली थेरेपी में इसका नाम दिया जाता है ट्रायंगुलेशन। फैमिली सिस्टम्स थ्योरी, जिसे मुरे बॉबिन ने 1960s में डेवलप किया था, वो कहती है जब दो लोग लड़ाई में होते हैं तो एक तीसरा इंसान उस लड़ाई को मैनेज करने के लिए ट्रायंगुलेट हो जाता है। या तो वो झगड़े में इन्वॉल्व हो जाता है जो प्रॉब्लमैटिक है, या वो झगड़े से पीछे हट जाता है जो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो सास बहू की लड़ाई में आदमी अक्सर पीछे हट जाता है, वो मैं किसी की तरफ नहीं हूं का दिखावा करता है, लेकिन उसका ये बीच का रास्ता असल में बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि खामोशी भी एक चॉइस है। और खामोशी, साइलेंस, अक्सर जो गलत चल रहा है उसे और भी मजबूत कर देती है, सपोर्ट करती है। लेकिन सिर्फ सास और बहू ही सफर नहीं कर रहे होते हैं, बच्चे भी सफर करते हैं। एक 35 साल का आदमी जो अपनी बीवी और माँ के बीच 5-10 साल से फंसा हुआ है, उसका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, उसको एंजाइटी होती है, उसका अपनी बीवी से इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पाता, उसका अपनी माँ के साथ रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसका अपने बच्चों के साथ रिश्ता खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चे बस ये देखते हैं कि पापा ने ना कभी मम्मी की साइड ली ना दादी की साइड ली, और सिर्फ हमने उनकी सारी प्रॉब्लम सुने और हमने उन्हें सपोर्ट किया। जब हम बच्चे थे
और इंडिया में हमें बचपन से सिखाया जाता है माँ हो या बीवी, माँ सबसे पहले आती है। माँ भगवान का रूप होती है, बीवी नहीं। माँ ने जन्म दिया है, बीवी बाद में आई है। और ये हायरार्की बेटों ने इंटरनलाइज कर ली है। तो जब बीवी और माँ के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो या तो वो माँ की साइड लेता है या फिर चुप रहता है, जिसमें बीवी तो हमेशा दुखी रहती है। लेकिन सबसे ऊपर तुम्हारी वाइफ आएगी कि नहीं आएगी घर में? इसको तो नहीं कह सकते। कौन आएगा फिर? मम्मी पापा आते हैं। पहले मम्मी पापा आते हैं। अगर लड़की के लिए उसके माँ बाप तुम्हारे ऊपर आए, चलेगा? नहीं। देख लो तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिए माँ बाप ऊपर हैं, बीवी बाद में है। जो बीवी तुम्हारे लिए सब छोड़ के आ गई, वो लेकिन उनसे पहले तो हमारे मम्मी पापा हैं। तो उसके लिए उसके जब वो अगर वो अपने मम्मी पापा को ऊपर रख दे रही है तो क्या दिक्कत है? तुमसे ऊपर तो उसके मम्मी पापा ही होने चाहिए। ये तो मतलब ये पितृसत्ता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पेट्रियार्की इसी को कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतना फंसा हुआ क्यों है आदमी? पेट्रियार्की की वजह से, पितृसत्ता की वजह से। एक लड़का जिसने बचपन से यही सीखा है कि लड़के रोते नहीं हैं, अपने इमोशंस नहीं जताते हैं, वो बड़ा होके झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। क्योंकि झगड़े में इन्वॉल्व होना मतलब अपने जज्बात, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, अपनी खुशी, अपना दुख, अपने घर वालों के लिए प्यार, ये सब जताना, दिखाना। आदमी का सिर्फ गुस्सा होना, नाराज होना, हाथ उठाना, ये सब नॉर्मलाइज्ड है। तो जब उसकी बीवी आती है और उसे ये कहती है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला और मुझे बुरा लगा, तो वो आदमी क्या करता है? क्या वो अपनी माँ से बात करता है? क्या वो अपनी माँ को जाके ये कह सकता है कि मेरी उम्र की लड़की बहू बन के इस घर में आई है, आप इसको वही सपोर्ट दो जो आप मुझे दे रही हो? लेकिन माँ ने उसे अपनी पूरी लाइफ दे दी है। तो उस आदमी को बहुत बुरा लगता है अपनी माँ को ये कहने में। तो क्या वो अपनी बीवी को प्यार देता है, सपोर्ट देता है कि वो अकेली है इस घर में, सब लोग नए हैं उसके लिए? वो नहीं दे सकता, क्योंकि किसी ने उसे सिखाया ही नहीं कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस कैसे करते हैं। उसके पापा भी उसकी मम्मी को नहीं देते थे ये प्यार और सपोर्ट। तो वो क्या करता है? वो चुप हो जाता है। वो सबसे ज्यादा आसान ऑप्शन होता है उसके लिए। लेकिन इस साइलेंस की, इस खामोशी की कीमत क्या है? पहली कीमत, बीवी को इमोशनल अबैंडनमेंट, अकेलापन फील होने लगता है। वो अपने ही घर में अकेली हो जाती है। धीरे धीरे उसका अपने पति से विश्वास उठने लगता है। दूसरी कीमत, सास को भी बहुत नुकसान होता है। वो अपने बेटे से और भी ज्यादा लगाव रखने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो बहू आई है वो उससे उसका बेटा छीन रही है, और इस सोसाइटी में इज्जत से रहने के लिए उसे बेटे की जरूरत है। ये साइकिल और भी खराब हो जाता है। तीसरी कीमत, बच्चे सीखते हैं, बेटे सीखते हैं कि जब भी घर में झगड़ा हो तो चुप रहना ही सही है, कि पापा ने कभी कुछ नहीं कहा तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, और ये जनरेशन बाय जनरेशन साइकिल चलती रहेगी। चौथी और सबसे खराब कीमत, उस आदमी की खुद की मेंटल हेल्थ। अडल्ट बेटे इंडियन फैमिलीज में जो सालों साल सास बहू के झगड़ों में फंसे हुए होते हैं, रिसर्च ये दिखाती है कि उनमें डिप्रेशन का रेट बहुत हाई होता है, सब्सटेंस अब्यूज का रेट बहुत हाई होता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आती है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। और ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आदमी खुद नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको किसी ने इमोशनल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस सिखाई नहीं। अपने इमोशंस को नाम देना, उनको महसूस करना, उनके बारे में अपनों से बात करना, रोना, हंसना, चौंकना, ये सब इंडिया में नहीं सिखाते बच्चों को। तो वो आदमी बस इरिटेटेड रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, थका हुआ रहता है, अकेले रहना चाहता है, लेकिन अंदर अंदर वो भी उस पेट्रियार्की से ही लड़ रहा है जिसने उसे इस ढांचे में डाल के रखा। तो अगर कोई मर्द ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस ये न्यूट्रल नहीं है। आपका चुप रहना एक चॉइस है, और ये चॉइस घर में सबको नुकसान पहुंचा रही है। आपकी माँ को, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, और सबसे ज्यादा आपको। तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। अपनी माँ से ये कहना पड़ेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर आप मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते। अपनी बीवी को कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, हम साथ में ये सब फेस करेंगे।
डिफिकल्ट होगा, झगड़े होंगे, लेकिन चुप रहना सबसे ज्यादा खराब ऑप्शन है। तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है? क्या ये सच है? एक लेवल पे हाँ, सास बहू से लड़ती है, ननद भाभी से, माँ बेटी से, लेडी बॉस जूनियर से, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बनती है क्योंकि एक ही सिस्टम ने उन्हें एक ही चीज के लिए लड़ाया है, और वो चीज है मेल अप्रूवल, आदमी की मंजूरी, उसका सपोर्ट, जिससे उसे सोसाइटी में स्टेटस और सर्वाइवल मिलता है। और जब तक ये सिस्टम खड़ा है तब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं होगा। सच ये नहीं है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सच ये है कि पेट्रियार्की औरतों को आपस में लड़वाती है ताकि वो कभी एक होकर पेट्रियार्की से ना लड़ें। और इसी में हमारा सल्यूशन भी है। अगर आप सास हो तो अपनी बहू को वो दीजिए जो आपको नहीं मिला था, साइकिल तोड़िए। अगर आप बहू हो तो अपनी सास को सिर्फ एक सास के नजर से मत देखिए, वो भी एक औरत है जो इसी सिस्टम, इसी पेट्रियार्की का शिकार है। थोड़ी एम्पैथी के साथ उनसे बात कीजिए। और अगर आप पति हैं, बेटे हैं, तो साइलेंट मत रहिए, चुप मत रहिए, स्टैंड लीजिए। दोनों औरतों की बातें सुनिए, दोनों का स्टैंड लीजिए, अपना खुद का भी स्टैंड लीजिए। और अगर आप बेटी हैं तो अपनी माँ को देखिए और समझिए, और अपने अंदर की वो इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी ढूंढिए जो आपने अनकॉन्शियसली सीख ली है, और एक एक करके उसे अनलर्न कीजिए। ये काम एक वीडियो से या एक जनरेशन से नहीं होगा, ये काम बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन अगर हमें वाकई में औरत ही औरत की दुश्मन है ये नैरेटिव तोड़ना है, तो हमें ये समझना ही होगा कि हमारी असली दुश्मन औरत नहीं है, हमारी असली दुश्मन पेट्रियार्की है। और जिस दिन हम सब, सास बहू बेटी माँ बहन दोस्त कलीग्स, सारी औरतें जब एक हो जाएंगी, तो उस दिन ये सिस्टम खड़ा नहीं रह पाएगा। तो अपने आसपास की औरतों को सपोर्ट कीजिए, इस सोसाइटी से सवाल पूछिए, बेटियों के डिसीजंस को सपोर्ट कीजिए, अपने बेटों को इमोशंस एक्सप्रेस करना, जताना सिखाइए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे प्लीज शेयर कीजिए, अपनी माँ के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, बहू के साथ, पति के साथ, अपने बेटे के साथ, और कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या कभी औरत ही औरत की दुश्मन है ये नैरेटिव अपने घर में सुना है, और क्या आपने साइकिल को तोड़ने की कोशिश की है, और कैसे। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं लोग क्या कहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।